Welcome back बच्चों, and today we are with the next lecture, and that is going to be the lecture number 6 from the unit current electricity, and the topic which we are going to complete today is drift velocity and mobility. Drift velocity and mobility. और इसमें से भी हम पहले देखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और किस तरीके से ये हमारे जो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ना, उनके साथ किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो कंडक्टर ये वही है जो आपने लास्ट क्लास में भी बनाया था, और इस कंडक्टर के अंदर, बिकॉज इट इज अ मेटालिक कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अंदर कौन होते हैं हमारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए, वो हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट तो अब आपको पता है ना। चलिए कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैं इसके अंदर ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज ये कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर सम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बिहेव करते हैं जब मैंने इस कंडक्टर पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, पहले ये देखना है हमें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए फर्स्ट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि किस तरीके से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी मूव कर रहे हैं, अभी बिहेव कर रहे हैं जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कंडक्टर। तो हमारा आज की स्टडी का कह सकते हो कि ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस when no potential difference is applied across the ends of the conductor, आप लिख सकते हैं यहां पर when no potential difference is applied। देखो, जब कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो आगे मूव नहीं कर रहे, लेकिन वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। सबसे पहला, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन में क्या होगा? रैंडम मोशन इज लाइक दिस कि कोई इलेक्ट्रॉन अभी ऐसे इधर जा रहा है तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा जो इधर जा रहा होगा, ठीक है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे भी मूव कर रहा होगा। इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लाइक दिस तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा होगा लाइक दिस। Means because the number of free electrons in a metallic conductor is very large, but a metallic conductor के अंदर जो number of free electrons होते हैं ना, वो लगभग 10 to the power 29 free electrons per meter cube होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 10 to the power 29 is a very large number। इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 मीटर क्यूब जगह। 1 मीटर इज लाइक दिस। 1 मीटर क्यूब इतना हाइट होगा, इतना ही लेंथ होगा और इतना ही ब्रेड्थ होगा। इतनी जगह में 10 to the power 29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इट इज अ वेरी लार्ज नंबर। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं, और रैंडम मोशन का रिजल्ट क्या होता है? रैंडम मोशन का रिजल्ट होता है जीरो। आइए इसको समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कि रैंडम मोशन का रिजल्ट जीरो होता है। देखो, जिस स्पीड से ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूम रहे हैं, जो ये रैंडम मोशन, उसकी जो स्पीड है, उस स्पीड को हम बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन विद वेलोसिटी या विद थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी मैं वीटी कह सकता हूं इसको। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी जो होती है वो लगभग 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड होती है, एंड दिस इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। काफी लार्ज वेलोसिटी है। लेकिन ये वेलोसिटी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास आई कहां से? ये वेलोसिटी आई इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्यू टू थर्मल एनर्जी।
ये कंडक्टर जहाँ भी रखा है वहाँ कुछ तो हीट एनर्जी होगी ना, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। तो टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग से इनके पास कुछ ना कुछ हीट एनर्जी, कुछ ना कुछ थर्मल एनर्जी हमेशा रहती है। उसी थर्मल एनर्जी से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेट ऑफ रैंडम मोशन विद थर्मल वेलोसिटी ड्यू टू, इसका रीजन आप लिख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन का मतलब है कि थर्मल एनर्जी से, हीट एनर्जी से ये डिस्टर्ब हो गए हैं और रैंडम मोशन कर रहे हैं। इनके पास एक एनर्जी आ गई है जिसकी वजह से ये रैंडम मोशन में है। एंड रैंडम मोशन इज लाइक दैट के रैंडम मोशन का रिजल्ट जीरो होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम मोशन का रिजल्ट जीरो होता है? देखो, रैंडम मोशन का रिजल्ट जीरो होता है का मतलब ये होगा कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन अभी इधर जा रहा है तो इतने सारे नंबर्स में से कोई ना कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा जो इसके अपोजिट जा रहा होगा, तो उसके मोशन को इसने कैंसिल कर दिया। कोई ऐसे जा रहा है तो कोई ऐसे जा रहा होगा, मोशन दोनों का कैंसिल हो गया। एंड इफ वन इज मूविंग लाइक दिस तो अनदर विल बी मूविंग अपोजिट टू इट, इसके मोशन को इसने कैंसिल कर दिया। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को कैंसिल करने वाला कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जरूर होगा, इसी का मतलब रैंडम मोशन है। तो रैंडम मोशन का रिजल्ट जीरो है। अच्छा, आप सोचो, अगर रैंडम मोशन का रिजल्ट जीरो नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं ना, फिर तुम ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते थे, और अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें तो करंट बन जाएगा ना फिर तो इस कंडक्टर के अंदर। क्या करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस लगाए आ सकता है? अभी आपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं किया हुआ है, याद है ना हेडिंग, फर्स्ट केस हेडिंग इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। क्या करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता है। यही रीजन है कि करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं आता, क्योंकि जब आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाते कंडक्टर के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे होते हैं बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड द एवरेज ऑफ रैंडम मोशन इज जीरो। तो आप कह सकते हो एवरेज ऑफ द थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज जीरो ड्यू टू रैंडम मोशन। Average of thermal velocities of all the free electrons is zero. तो average of thermal velocity हो गया zero. It means current in such a conductor will be zero. So current flowing through the conductor is zero. Electric current flowing through the conductor is zero. ये तो हो गया एक कंडक्टर का हाल जब उसके ऊपर आपने कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, ऐसे बिहेव करता है वो कंडक्टर। ये चीज समझ में आई आपको? अब हम देखेंगे कि अगर इसी कंडक्टर पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तब इस कंडक्टर के अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बिहेव करते हैं। लेकिन चलो उससे पहले हम किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन को देखते हैं कि कैसे होता होगा रैंडम मोशन। सपोज ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस फ्री इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन को मुझे देखना है। इस वाले सपोज ये ऐसे चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, तो कहीं यहाँ पर जाके सपोज इसका कोई कॉलिजन हो गया हो, मान लो यहाँ पर एक कॉलिजन हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसको क्या मिला होगा, या तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन, याद है ना रेजिस्टेंस का रीजन, रेजिस्टेंस कंडक्टर में होता है बिकॉज ऑफ द कॉलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विद द एटम्स या विद द आयंस या विद देमसेल्व्स, तीन तरह के कॉलिजन्स। ये चीज़ ओम्स लॉ में बताई थी मैंने, तो ओम्स लॉ वाला लेक्चर वहाँ पर आपको पता होगा, वहाँ पर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो भाई देखना पड़ेगा। जंप मत करो लेक्चर्स में, सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखिएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है।
तो यहां पर देखो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पर कोलिजन करेगा और कोलिजन करने के बाद, अच्छा कोलिजन का रीजन अब समझ में आ गया ना, कोलिजन एटम से भी हो सकता है, आयन से भी हो सकता है और खुद फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है। यहां पर कोलिजन करने के बाद रेंडमली इसका डायरेक्शन कुछ भी हो जाएगा। रैंडम मोशन का मतलब ये है, अब इसका डायरेक्शन कुछ भी हो जाएगा। सपोज अब इसका डायरेक्शन हो गया ये वाला एंड यहां फिर इसका कोलिजन हो जाए, एक और कोलिजन, एंड इस कोलिजन के बाद इसका डायरेक्शन मान लो ये हो गया एंड सो ऑन, ऐसे करता रहेगा। ठीक है, फिर एक कोलिजन होगा फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, फिर एक कोलिजन होगा फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऐसे मूव करेगा ये फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही मूव कर रहे हैं। इस पिक्चर को आप अपने माइंड में ऐसे इमेजिन कर सकते हो, सपोज कोई एक रूम है और उस रूम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो दिस इज द रैंडम मोशन ऑफ द किड्स इनसाइड द रूम। सारे बच्चे इधर उधर मूव कर रहे हैं, रैंडम मोशन ऑफ द किड्स इनसाइड द रूम। लेकिन उनके रैंडम मोशन की वजह से क्या ये पूरा का पूरा रूम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है? ऐसा तो नहीं हो रहा ना। या सारे के सारे किड्स उस रूम से बाहर तो नहीं जा रहे धीरे धीरे, ऐसा भी नहीं हो रहा, क्योंकि सारे किड्स उसी रूम के अंदर हैं और इधर उधर मूव कर रहे हैं। तो ये उनका रैंडम मोशन है जिसका रिजल्ट 0 है। बिल्कुल वैसे ही है, उन बच्चों की जगह ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और रूम की जगह कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, कुछ चीज़ों से टकराते रहते हैं और अपना डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। और ये मोशन होता है विद वेलोसिटी विच इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी कहाँ से आई इन इलेक्ट्रॉन्स के पास? बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी जो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से मिल जाती है इनको। और इस थर्मल वेलोसिटी का जो एवरेज होता है वो 0 होता है। इसी वजह से ऐसे कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करता जिस पे आपने बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। पहला केस हो गया हमारा, फर्स्ट केस। Now the second case, when potential difference is applied across the ends of the conductor. अब ये देखना है सेकेंड केस। अभी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहां तक के नोट्स कॉपी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़े। तो सेकेंड केस में हम देखेंगे when potential difference is applied across the ends of the conductor। आप आगे लिख सकते हो across the ends of the conductor, across the ends of the conductor। चलो तो यही डायग्राम फिर से बनाएंगे। आपको मैंने बहुत पहले बोला था कि ये डायग्राम बहुत बार रिपीट होने वाला है हमारे इस चैप्टर में। तो अगेन दिस डायग्राम, अच्छा ये जो कंडक्टर है ये सिर्फ एक वायर है ऐसा मान लो आप, लेकिन हम उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देख रहे हैं। क्योंकि अगर कोई भी ये वायर है मेरे पास, सपोज दिस इज अ वायर, तो उस वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं उसको देखने के लिए तो मुझे इसे जूम करना पड़ेगा ना। तो एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है ये हमारा एक कंडक्टर का। सपोज अगेन दिस इज द कंडक्टर, ये सेम डायग्राम और उसके अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सेम डायग्राम बनाऊंगा, बिल्कुल सेम सिचुएशन। These are some of the free electrons in it. ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे हैं। दे आर इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। इसमें से एक फ्री इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन हमने शो किया है, तो उसका रैंडम मोशन शो कर देते हैं फिर से। सपोज इट इज मूविंग लाइक दिस, यहां पर इसका पहला कोलिजन हुआ और यहां पर इसका दूसरा कोलिजन हुआ एंड फिर उसके बाद ये इधर निकल गया कहीं। ठीक है, ये सिचुएशन थी अभी तक जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है। अब देखो, अब आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है? एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं। सपोज दिस इज अ बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ये की को प्रेस कर दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस इस पर आ गया। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा
So the end connected with the higher potential will be at higher potential, and the end of the conductor connected to the negative terminal of the battery will be at lower potential. और जैसे ही ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके एंड्स पर लगेगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। तो यहां पर आ गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मार्क कर लेते हैं, ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नाउ ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स जो अभी रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन खत्म नहीं होगा, रैंडम मोशन विल स्टिल बी देयर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमें यहां पर मिल गया कि रैंडम मोशन इज स्टिल देयर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स still undergoing random motion। रैंडम मोशन का रिजल्ट पहले भी जीरो था, वो अब भी जीरो रहेगा, ये याद रखना, ठीक है। रैंडम मोशन का रिजल्ट पहले भी जीरो था, जैसा पहले था रैंडम मोशन ऐसे ही अब हो रहा है, वो अब भी जीरो रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस लगा देने से रैंडम मोशन खत्म नहीं होता है, फर्स्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड। आगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगी ना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, और चार्ज्ड पार्टिकल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, अगर Q चार्ज को E फील्ड में रखते हो, इफ दिस इज E फील्ड एंड आपने एक Q चार्ज रख दिया इसके अंदर, तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, QE। और अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, QE, बट इस बार लगेगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। एंड इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन, तो Q मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसको आप E लिख देते हो, तो ये फोर्स लगेगी EE। इसी तरीके से इस इलेक्ट्रिक फील्ड E में ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इनके ऊपर इधर की तरफ एक फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, एंड दैट फोर्स इज E into E। चलिए यहां पर कुछ लिखते हैं, लेट मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज m and charge of each electron is given by letter E, is given by letter E। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, लेकिन कोई नहीं, बोर्ड तो आपको क्लियरली विजिबल रहेगा, मैं दिखूं या ना दिखूं। तो पढ़ाई आपको कैसे करनी है, बोर्ड देखकर करनी है, करते रहिए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई नहीं रोकेंगे। चलो, लेट मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज m, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास m है, और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है। E की वैल्यू याद है ना, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है हर एक इलेक्ट्रॉन पर, एंड दिस इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज। ये सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से सीखा है हमने। हाँ, अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया सर, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो V लगाया, एज द पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड, द इलेक्ट्रिक फील्ड E comes into play, मतलब all the electrons are now under the effect of the electric field E, all the free electrons are now under the effect of electric field E। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज, so the force
acting on each electron is force मान लो है F is equals to E and the direction of this force is opposite to the direction of the electric field. This force acts opposite to the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना. तो ये फोर्स, इसको चलो मैं हाईलाइट कर देता हूं. इतनी फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे लग रही है. तो अगर हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रही है तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी तो होगा. एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन ऑफ ईच फ्री इलेक्ट्रॉन is acceleration of each free electron is, मान लो वो acceleration है a, acceleration होता है force upon mass. तो force है E divided by mass. m is the mass of each electron. तो ये हर एक इलेक्ट्रॉन का acceleration आ गया और इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होगा. इसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. E से अपोजिट इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेशन इधर मिला है. नाउ अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सेलरेशन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू एक्सेलरेट. अब उनके पास एक अलग से एक्स्ट्रा मोशन आ गया. देखो अभी तक रैंडम मोशन तो वैसे ऐसे चल रहा था, वैसा का वैसा ही चल रहा था, लेकिन अब इस डायरेक्शन में इन सभी इलेक्ट्रॉन्स के पास एक एक्स्ट्रा मोशन आने वाला है ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन. इस एक्सेलरेशन की वजह से इस डायरेक्शन में सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा एक्सेलरेट होंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे. लेकिन रैंडम मोशन खत्म नहीं हुआ. जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था वो किड्स वाला. सपोज ये एक ट्रेन का कंपार्टमेंट है, अभी रेस्ट पर है और कुछ बच्चे इसके अंदर हैं एंड दे आर मूविंग हियर एंड देयर. ये इधर उधर मूव कर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई आगे कोई पीछे, कोई दाएं कोई बाएं, कोई ऊपर नीचे भी हो सकता है. बट द कंपार्टमेंट इज एट रेस्ट. तो इन बच्चों के रैंडम मोशन का कोई रिजल्ट है क्या? कंपार्टमेंट तो जहां था वहीं रहेगा ना. ठीक है. तो रैंडम मोशन अंदर कैसा हो गया? रैंडम मोशन का रिजल्ट, एवरेज ऑफ द रैंडम मोशन अंदर हो गया 0. लेकिन इनका रैंडम मोशन जिसका जैसा हो रहा है वैसा होता रहे. मान लो इसका रैंडम मोशन इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, तो इसका इधर है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, मान लो ये ऊपर की तरफ जा रहा है. ये रैंडम मोशन एज इट इज रहेगा. बट सडनली मान लो ये ट्रेन मूव करना स्टार्ट कर दे और इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, तो क्या इस कंपार्टमेंट के मोशन की वजह से रैंडम मोशन ऑफ द किड्स खत्म हुआ? नहीं. रैंडम मोशन अब भी ऐसा कैसे ही है, बट रैंडम मोशन करते करते वो आगे बढ़ने लगे, है ना. सेम इज हेयर. जो रैंडम मोशन पहले था वो अब भी ऐसा ही है, बट रैंडम मोशन करते करते सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे. कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे? अरे जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा उसी डायरेक्शन में इन्हें आगे बढ़ना है. लेकिन एक्सेलरेशन होते हुए भी इनकी स्पीड बहुत हाई नहीं हो पाएगी. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आप सोचो. एक्सेलरेशन तो आ गया, उसकी वजह से इधर एक्सेलरेट भी करेंगे, स्पीड भी बढ़ना शुरू होगी. लेकिन जैसे ही किसी फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है वो कोलाइड कर जाता है. रैंडम मोशन भी तो हो रहा है, उसका कोलिजन हो जाता है. कोलिजन होगा, उसकी स्पीड फिर कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 भी हो जाती है. बट क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है तो कोलिजन होने के फौरन बाद वो एक्सेलरेशन फिर उसकी स्पीड को इस डायरेक्शन में इंक्रीज करवाएगा, फिर इंक्रीज करवाएगा, फिर कोलिजन होगा, फिर स्पीड डाउन हो जाएगी एंड सो ऑन. स्पीड जैसे ही इंक्रीज होती है इस एक्सेलरेशन की वजह से कोई ना कोई कोलिजन हो जाता है और कोलिजन की वजह से फिर से स्पीड एकदम से 0 या बहुत कम हो जाती है. तो ऑन एन एवरेज जो इस एक्सेलरेशन से स्पीड आने वाली है, जो इस एक्सेलरेशन से वेलोसिटी आने वाली है, वो बहुत हाई नहीं हो पाती है, वो बहुत हाई नहीं हो पाएगी. ठीक है ना. तो यहां पर हम इस पॉइंट को भी मेंशन करेंगे. In spite of this acceleration,
द एडिशनल वेलोसिटी, एडिशनल क्यों बोला, रैंडम मोशन से एडिशनल में, रैंडम मोशन से एक्स्ट्रा वाली है ना, एडिशनल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स do not reach high values. Why? Because of continuous collisions, of free electrons due to their random motion, उनके रैंडम मोशन की वजह से कोलिजन्स होते रहते हैं, और कोलिजन्स की वजह से जो इस एक्सेलरेशन से एडिशनल वेलोसिटी आएगी वो कभी भी बहुत ज्यादा नहीं हो पाती है। तो एज अ रिजल्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल हैव स्मॉल वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। देखो क्या होगा, अब आप इसको कैसे शो करोगे, इसको हम शो करेंगे लाइक दिस, कि अब इस इलेक्ट्रॉन पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन ये इलेक्ट्रॉन जो पहले इसका पाथ था उस पाथ से थोड़ा अलग हटेगा, इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन फील करेगा। तो सपोज मान लो इसका पाथ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा लाइक दिस। अब मान लो पहले यहां कोलिजन होता तो शायद अब यहां कोलिजन हो जाएगा, फिर यहां से जाएगा इधर, तो पहले यहां कोलिजन हुआ था, शायद अब यहां कहीं कोलिजन हो जाए, है ना। पहले ये यहां से यहां तक आ गया था, अब ये यहां से यहां तक आ गया है इलेक्ट्रॉन। तो देखो जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था ये इलेक्ट्रॉन यहां तक आया था, यहां तक, बट जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाया उसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो चुका है एंड वो इलेक्ट्रॉन अब यहां से थोड़ा आगे आ चुका है लाइक दिस। इसी तरीके से ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं विद एन एवरेज वेलोसिटी विच इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो क्योंकि वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इनको धीरे धीरे आगे लेकर जा रही है, दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड सिंबल हम इसका यूज करेंगे वी, सिंबल यूज करेंगे वी, ओके। ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस पॉइंट को भी यहां मेंशन करेंगे। देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखो। इन स्पाइट ऑफ दिस एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन के होते हुए भी द एडिशनल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रीच हाई वैल्यूज। जो वेलोसिटी आएगी वो हाई नहीं हो पाएगी, क्यों? बिकॉज ऑफ द कोलिजन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू रैंडम मोशन। तो जो भी ये वेलोसिटी आई है, दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो द एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटी, एवरेज ऑफ दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। द एवरेज of this additional velocity for all the electrons, सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए एवरेज करना है। ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इन सब के लिए करना है। अभी तो आपने बस एक इलेक्ट्रॉन के पाथ को ऑब्जर्व किया है, इसी तरीके से सब इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहे होंगे ना, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी, द एवरेज ऑफ दिस एक्सेलरेटेड एडिशनल वेलोसिटी फॉर all the free electrons is termed as drift velocity। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी जो आप टॉपिक कर रहे हैं वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। दिस टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोबिलिटी अभी हम नहीं कर रहे हैं। आप चाहो तो यहां हेडिंग, स्टार्टिंग में हेडिंग लिख सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी
इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपने यहाँ हेडिंग में आज लिखा है। दिस इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला भी होगा? यस, देयर विल बी अ फॉर्मूला। लेकिन फॉर्मूले से पहले अभी मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर वीडियो को पॉज करें। वीडियो पॉज करने के बाद यहाँ तक के नोट्स मेंटेन कीजिए अपने रजिस्टर में, एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन दिस लेक्चर, और देखेंगे कि इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या कोई फॉर्मूला भी होता है तो वो कैसे आएगा और वो फॉर्मूला क्या है। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए। बाय द टाइम मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। आई होप के यहाँ तक के नोट्स आपने मेंटेन कर लिए हैं, यहाँ तक के नोट्स आपने कॉपी कर लिए हैं। अब जैसे कि मैं अभी आपसे बोल रहा था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होने वाला है यहाँ पर, तो बेटा फॉर्मूला तो यहाँ पर 1 मिनट में हम लिख सकते हैं। देखो कैसे, आपको यूज करनी है इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबको पता है ना, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड टाइम। अब देखो इसको हम कैसे यूज करेंगे। अब कह सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना। आप सोचो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब तक नहीं आई थी, जब तक पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे जिसका एवरेज 0 था, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो 0 है। सॉरी, एवरेज वेलोसिटी इनिशियली क्या थी, 0 थी। फाइनली वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाती है। एक्सेलरेशन क्या है पार्टिकल्स का, e/m, और टाइम के लिए आप लिख लो टाउ। ये सिंबल टाउ, ये टाइम के लिए यूज करा है। नाउ व्हाट इज दिस टाउ? टाउ क्या है? टाउ को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। कह सकते हैं कि 2 कोलिजन्स के बीच में आने वाला एवरेज टाइम, उसको रिलैक्सेशन टाइम कहा गया है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, e/m इनटू टाउ। लेकिन ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस तरीके से इन सब चीजों को लेकर एक्सप्लेन होगी, अभी वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ये फॉर्मूला अभी माइंड में उतरा नहीं है। फॉर्मूला जब तक माइंड में नहीं उतरेगा तब तक किसी भी कैलकुलेशन करने का कोई भी बेनिफिट हमें नहीं होने वाला है। इस फॉर्मूले की असली फीलिंग, असली चीज आपके माइंड में जानी चाहिए, वो चेक करना है हमें। तो इसको करने के लिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका एक छोटा सा डेरिवेशन और देखते हैं कि ये फॉर्मूला हमें क्या एक्सप्लेन करके देगा। अब देखो हम कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम कोई इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 1। मान लो कोई पहला इलेक्ट्रॉन है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत लार्ज होता है, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब होते हैं, बहुत लार्ज नंबर है ये। उनमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया आपने, इलेक्ट्रॉन 1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन 1, u1, ये इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी जस्ट, चलो इसको यहां लिखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन 1 in u1, this is initial velocity just after a collision। अभी इसका कोई कोलिजन हुआ है, ये जाके यहां टकराया, और टकराने के फौरन बाद जो अभी इसकी वेलोसिटी है वो u1 है। और ये कौन सी वेलोसिटी होती है, कौन सी स्पीड से मूव कर रहा है ये रैंडम मोशन में? That speed is terminal velocity, ये वाली स्पीड। तो ये वाली स्पीड ही ये है, ठीक है, u1, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कोलिजन। और ये जस्ट आफ्टर द कोलिजन का टाइम आप मान लो at t is equals to 0, इस टाइम पर u1 लिख दिया मैंने। अब मैं लिखूंगा इसकी फाइनल वेलोसिटी v1। फाइनल वेलोसिटी होगी कब, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट कोलिजन, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट कोलिजन।
अब इसका जो अगला कॉलिजन है वो यहां के बाद यहां होगा, इससे जस्ट पहले अब इसके पास कितनी वेलोसिटी आ चुकी है। वेलोसिटी क्यों आई होगी? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन हो रहा है ना। तो अब इस समय टाइम मान लो एट टाइम t, अब ये टाइम t हो रहा है, t1 मान लो पहले मॉलिक्यूल, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, टाइम t1 हो रहा है। एक्सेलरेशन कितना था इस क्वेश्चन में? एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा है, फोर्स अपॉन मास, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। और टाइम कितना लगा उसको? टाइम टेकन t1 माइनस 0 दैट इज t1। कितना टाइम लगा? तो मैं इस इलेक्ट्रॉन के लिए अभी ये लिख सकता हूं, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन 1, फॉर दिस इलेक्ट्रॉन 1 मैं लिखूंगा v is equals to u plus at, v is equals to u plus at। ये चीज मैं हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिख सकता हूं ना, ये चीज मैं लिख सकता हूं फॉर इलेक्ट्रॉन 2 एज वेल, v2 is equals to u2 plus at2 हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। थर्ड इलेक्ट्रॉन v3 is equals to u3 plus at3 सबके लिए लिख सकते हैं। यही रिलेशन में ऑन एन एवरेज लिखूंगा, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर बी कैपिटल N। अब लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्टर बी कैपिटल N। सो ऑन एन एवरेज, on an average for n free electrons, this relation can be written as final velocity, सबका फाइनल वेलोसिटी का एवरेज करता हूं, v1 plus v2 plus v3 up till vn अपॉन कैपिटल N। ये फाइनल वेलोसिटी का एवरेज हो गया, इज इक्वल्स टू u1 इनिशियल वेलोसिटी का भी एवरेज करता हूं, u1 प्लस u2 अप टिल un डिवाइडेड बाय n प्लस a एक्सेलरेशन एंड टाइम का भी एवरेज कर दो, सबका टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टिल tn डिवाइडेड बाय n। ये रिलेशन हमने लिख ली है अब ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज लिख दी सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, लिख दी जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सॉरी बार बार मॉलिक्यूल्स निकल रहा है बेटा, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपने एक वजह लिख दी है। अब ये देखो ये क्या है, दिस इज एवरेज ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जस्ट बिफोर देयर नेक्स्ट कॉलिजन। यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये वाला एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलो या ड्रिफ्ट स्पीड बोलो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एंड व्हाट इज दिस? ये चीज क्या है? ध्यान से देखो, ये u1 थर्मल वेलोसिटी था ना, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या होता है? 0 होता है, तो इसका एवरेज आएगा 0। एंड व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? दिस इज रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसका आप सिंबल लिखोगे टाउ। ये रिलैक्सेशन टाइम है। अब आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन भी करना है। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज the average of the final velocities of all the free electrons when potential difference has been applied across the ends of the conductor. And what is relaxation time? Relaxation time is the average of the time between two successive collisions for all the electrons.
व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस हैज बीन अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, ये दोनों चीजें समझ लो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? अब नेक्स्ट कोलिजन से जस्ट पहले जो फाइनल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, सारे इलेक्ट्रॉन्स की ये वाली फाइनल वेलोसिटी का अगर आप एवरेज कर लो तो इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। लेकिन ये एवरेज कब करना है? जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा लेंगे तभी तो होगा। ओके, और वैसे ही रिलैक्सेशन टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का एक कोलिजन से दूसरे कोलिजन तक जाने में लगने वाला टाइम का एवरेज फॉर ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अब आप यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है? Vd, Vd लिख देंगे। तो दिस इज Vd एंड दिस इज 0 एंड दिस इज a टाउ। a की जगह क्या लिखना है? a is E by m, एक्सेलरेशन इज E, ये हर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स थी, by m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन into tau। This is the expression for the drift velocity of free electrons। ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो गया और ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है हमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, यहां तक आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, लेकिन इस रिलेशन को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मैं इधर स्पेस बना लूंगा, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। So drift velocity is E by m into tau। याद रखना ये एक्सेलरेशन है ब्रैकेट के अंदर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। और एक्सेलरेशन में भी E फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। डायग्राम ध्यान से अगर आप देखोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट है। तो आई कैन से दैट इन वेक्टर फॉर्म Vd is equals to E, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, by m into tau and the direction of drift velocity is opposite to that of the electric field। तो यहां आएगा एक माइनस साइन। दिस इज द वेक्टर फॉर्म, ये भी याद करो, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट है, इसीलिए फाइनल ड्रिफ्ट स्पीड जो आई है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट आई है। तो अगर आपसे कहा जाए कि भाई एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखकर दिखाइए, तो एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में होगा ये विद माइनस साइन। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ये भी याद रखिएगा। This is how you can write the acceleration का expression in vector form। तो this is the complete derivation for the drift velocity of free electrons when they have been accelerated by potential difference applied across its ends। क्या सीखा है इस टॉपिक से, ये आपको पता होना चाहिए। जब आप किसी कंडक्टर के एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो उस पूरे कंडक्टर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगती है, उस फोर्स से ये एक्सेलरेट होते हैं। एक्सेलरेशन की वजह से उनके पास एक स्पीड आती है, उनकी स्पीड इंक्रीज करना शुरू कर देती है, बोल सकते हो कि वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू कर देती है। बट ड्यू टू सेवरल कोलिजन्स वन आफ्टर द अदर, ये वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई कभी नहीं हो पाती। और इस वेलोसिटी का एवरेज सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। ड्रिफ्ट स्पीड भी कह सकते हो, कई बार किसी क्वेश्चन में ड्रिफ्ट स्पीड वर्ड यूज कर लेते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दिस। इससे पता चलता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। इस फॉर्मूले में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं। बाकी दोनों चीजें अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलैक्सेशन टाइम, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन चीजों पर डिपेंड करती है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर दोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करके।
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से फील्ड आया और फील्ड लगाने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई। तो अगर आप चाहते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाए तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, सीधा सीधा सा मसला है यहाँ पर, ठीक। एंड अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाए तो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाती है। नाउ व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? इट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। यहां से यहां तक जाने में लगने वाला टाइम रिलैक्सेशन टाइम है। ये टाइम अगर इंक्रीज कर गया, सोचो ये कोलिजन यहां की जगह थोड़ा आगे यहां होगा तो उसको और टाइम मिलेगा ना अपनी स्पीड बढ़ाने का, स्पीड और बढ़ जाएगी, तो ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ऑन एन एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी विल इंक्रीज इफ रिलैक्सेशन टाइम इज इंक्रीज, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं जिन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, जब उस कंडक्टर पे हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पूरा कॉन्सेप्ट जब स्टडी किया जाता है जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया हो, और पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद ही रिलैक्सेशन टाइम का कॉन्सेप्ट भी आया था। अब आपको क्या करना है, लास्ट में दोनों की डेफिनेशन भी लिखनी है। डेफिनेशन मैं बोल देता हूं, आप अभी लिख लें, फिर उसके बाद ये नोट्स कॉपी कर लीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स with which they drift against the direction of the electric field is known as drift velocity of free electrons. ओके, इस डेफिनेशन के बाद रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस, लिख लें आप। और अगर लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो भाई, ठीक है ना, क्योंकि मैं रुक रुक कर बोलूंगा तो अननेसेसरी हमारी वीडियो की लेंथ भी तो बढ़ जाएगी। चलो, रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर, द एवरेज ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ये आपके रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन हो गई है। डेफिनेशन लिखने के बाद अब आपका काम है यहाँ पर वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद यहाँ तक पूरे नोट्स मेंटेन करें। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना भी सीखें। उसके बाद मिलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक और बचा है आज के लिए, एंड दैट इज मोबिलिटी। आई होप कि यहाँ तक आपने कर लिया है सब कुछ। इसको रब करते हैं। And now the next heading is mobility। चलो, मोबिलिटी से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। क्या आप एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं इस टॉपिक को? अगर मैं एक छोटा सा चेंज कर दूँ आज के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टॉपिक में, अभी पता चल जाएगा। देखो इधर, ये कंडक्टर है, ये मैंने इस पे लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी के साथ। तो फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेक्टर फॉर्म में E/m इनटू टाउ, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट है तो माइनस साइन। व्हाट इज E? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज m? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब बताओ ये कोई कंडक्टर है, अब जरूरी नहीं कि मेटेलिक कंडक्टर, दिस इज एनी कंडक्टर जिसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज Q वैल्यू का और m मास का मूव करेगा, और मैंने इस पे लगा दिया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। बताओ पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पे अब फोर्स इधर लगेगी, ये इधर मूव करेगा, तो इसको इधर मिलेगी ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सीधा सीधा इसे यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतनी मेहनत करिए इस टॉपिक में यहाँ तक आने के लिए, तो आप इसको सीधा यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। इसी को बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। बेटा हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का जो वेटेज होता है लगभग 25 to 30 मार्क्स तो रहता है मेरी नज़र में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया और उस टॉपिक में थोड़े से माइनर चेंजेस करके एक नया क्वेश्चन बना देते हैं, जहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और यही वो क्वेश्चन है जिनको बच्चे ये भी बोलते हैं कि सर आउट ऑफ सिलेबस आया है, मगर ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है
तो अब देखो कैसा फॉर्मूला होगा, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Q चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मास ऑफ दिस पार्टिकल, E इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, इस केस का जो भी रिलैक्सेशन टाइम होगा वो आ जाएगा। अब क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो यहाँ कोई माइनस साइन नहीं आएगा। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला इसके लिए हो गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता हुआ दिख जाए कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से, तो उसके लिए भी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर सारी चीजें वैसी हो रही है जैसे यहाँ पर वो कोलिजन वगैरह सब है ना, वो सब यहाँ पर भी हो रहा होगा। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ओवर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स एज वेल। ठीक है, अब नेक्स्ट है, मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसको आप जरूर कॉपी कर लें। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबाइल, ये क्या है, मोबाइल, मोबाइल क्या होता है, व्हाट इज मोबाइल? ये मोबाइल, इसमें आपकी क्लास की ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। मोबाइल का मतलब एनीथिंग दैट कैन मूव। मोबाइल फ़ोन, जो फ़ोन आप अपने साथ मूव करा सको, ले जा सको, है ना। ऐसे ही मोबिलिटी, मोबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जो हमें मोशन के बारे में कुछ चीज़ बताएगी। यहाँ पर बेसिकली हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, या यूँ कह लो कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे क्या है। तो पहले मोबिलिटी को ही समझ लेते हैं। एक लाइन की डेफिनेशन है मोबिलिटी को, अगर आपको डिफाइन करना है, इट इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, या पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग लिख सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा यहाँ पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग। ओके, फिर वही डायग्राम बना लेता हूं जो अभी अभी था। ये मेरा कंडक्टर है, ये मैंने इस पे लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये हो गया डायरेक्शन। तो कोई एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मैंने बना लिया, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जाएगा इधर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मोबिलिटी है। मतलब अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया तो उससे कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन रही है, शायद ये चेक कर रहे हैं, ये चीज चेक कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का जो सिंबल आप यूज करोगे वो होगा म्यू, म्यू, म्यू बोलते हैं इसको। तो ड्रिफ्ट मोबिलिटी म्यू इज इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब देखो मैग्नीट्यूड बोला है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक, नेगेटिव है तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना, नेगेटिव साइन छोड़ देना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये वाला ब्रैकेट जो वर्टिकल लाइंस वाला ब्रैकेट होता है क्या दिखाता है कि हम इस ब्रैकेट के अंदर लिखी क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, यहाँ पर साइन नहीं लिखेंगे, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोबिलिटी जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। कह सकते हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे। ओके, तो ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या बनी? इसकी एसआई यूनिट ऊपर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट लिख दो मीटर पर सेकंड, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो ये बन गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ये बोलेंगे इसको। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है, प्रैक्टिकली ये मेजर किया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड है। और इन दोनों यूनिट्स में रिलेशन होता है 10 टू द पावर 4 का। मतलब एक एसआई यूनिट जो है वो 10 टू द पावर 4 ये वाली यूनिट्स के बराबर होगी, प्रैक्टिकल यूनिट्स के बराबर। ओके, ये रिलेशन है इन दोनों यूनिट्स में। तो बस यही है मोबिलिटी, और कुछ नहीं है। आप अगर इसमें एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हो तो फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ
कंडक्टर, VD का जो अभी अभी फॉर्मूला निकाला है वो यहां लगा दो, तो म्यू इज इक्वल्स टू ई बाय एम इंटू टाउ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, अपॉन ई कैंसिल्स ई, समझ गए ना, ये वाला ई ये है और बाकी सब VD की वैल्यू, ये बन गया ई टाउ अपॉन एम, म्यू इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम। ये किसके लिए है? फॉर 3 इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर, और ये किसके लिए है? ये किसी भी ऐसे कंडक्टर के लिए जिसमें कोई भी चार्ज कैरियर हो। क्या चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन से अलग भी होते हैं? हाँ होते हैं। मेटेलिक कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव होते हैं ना, एंड होल्स, अब ये होल्स क्या है? वो पॉजिटिव होंगे। अब ये होल्स क्या है बेटा? इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा फिजिक्स क्लास 12th के सिलेबस के लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, वहां पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को, होल्स वाले को, आपके सिलेबस में है। तो वहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स भी है, नेगेटिव भी है। ऐसे ही कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर देख लें, इलेक्ट्रोलाइट्स भी तो कंडक्टर होते हैं, उनमें भी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। अगर आपने केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हो तो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है। वहां पर चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो ये जो भी चार्ज कैरियर्स हैं, इनके मूव करने की ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वजह से ये मूव कर रहे हैं, इन चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी बताता है हमको। ओके, तो मोबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी चार्ज कैरियर्स के लिए एप्लीकेबल है। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए देखना चाहते हो जो कंडक्टर्स में होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स में, तो उसके लिए फॉर्मूला ई टाउ बाय एम। ई इज द चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। एंड दैट इज ऑल फॉर द क्लास टुडे। तो आज की क्लास में हमने सीखा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इस कॉन्सेप्ट से हम नेक्स्ट लेक्चर को भी रिलेट करेंगे, जिस लेक्चर में हमें सीखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट के साथ किस तरह से रिलेटेड है। और उसके बाद एक और लेक्चर आएगा, वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही रिलेटेड रहेगा। तो अभी ये 3 लेक्चर्स जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्लास 12th में ही आप लोग सीख रहे हो। देखो इससे पहले का जो चैप्टर था वो कहीं ना कहीं उसका आपको आइडिया था क्लास 10th की नॉलेज से, बट अब जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है ये बिल्कुल क्लास 12th में एकदम नया है, इसको बहुत ध्यान से करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आज ही से रिलेटेड रहेगा। टिल देन बाय बाय।